नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का संविधान का चौथा क्लास है। यह कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान पर आधारित है और आज हम देखेंगे न्यायपालिका और जन सुविधा संबंधित चैप्टर से क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के दायित्वों में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि न्यायपालिका का दायित्व क्या होता है, तो विवादों का निपटारा करना भी होता है, न्यायिक समीक्षा भी करना होता है, कानून की रक्षा करना भी होता है, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी होता है और संविधान के संरक्षक के रूप में भी न्यायपालिका कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन 30 कि उपरोक्त सभी जो है वह न्यायपालिका के दायित्वों से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के पास है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। तो आपको पता है कि यह गलत है, क्योंकि हम आर्टिकल 32 के तहत रीट जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं और 226 के तहत रीट जो है वह हाई कोर्ट में डालते हैं। तो हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो पहला वाला कथन असत्य है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो होता है प्रत्येक नागरिकों को सम्मानजनक गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त देता है और साथ ही स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका जो है वह सही है और पहला वाला गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो केवल पहला वाला असत्य है और दूसरा वाला जो है वह क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी साल 1950 को की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि 1937 से 1949 तक था, कि भारतीय न्यायालय भी पहले राष्ट्रपति के भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और सही ऑप्शन होता है आपका सी। तो जानते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले यह राष्ट्रपति भवन के अंदर ही हुआ करता था। इसे साल 1958 में 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि वर्तमान समय के राष्ट्रपति भवन से स्थानांतरित करके वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है, सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि भारतीय न्याय मतलब कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, या किसी के नियंत्रण में काम नहीं करती है। और दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। तो बिल्कुल सही है आपका कि जब तक ठीक है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तभी आपका क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है और पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा जो कह रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं, तो यह गलत है बेसिक तौर पे कि हमारे यहाँ बेसिक तौर पे स्वतंत्र न्यायपालिका है और वह कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को दुरुपयोग को आसानी से रोक पाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका असत्य है और असत्य ही आपका पूछा था। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला जो क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य के बारे में पूछा है। तो पहला कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। तो यह वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले 1862 में इन तीन जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
दूसरा है आपका कि दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन है वह जो है साल 1964 में किया गया था। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन है साल 1966 में किया गया था। तो दूसरा वाला गलत है। उसके बाद कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। जैसे कि आप कोलकाता उच्च न्यायालय को देखते हो तो उसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। और अगला है आपका कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का एक ही उच्च न्यायालय है, तो यह आपका गलत है। ठीक है, सॉरी, तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो दूसरा और चौथा वाला असत्य है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय जो है वह बेसिक तौर पे गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। मणिपुर का जो है, ठीक है, उसका अलग से क्या है आपका कि उच्च न्यायालय है। तो इन सभी का तो एक ही जगह स्थित है आपका गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर बात करें कि मिजोरम का तो उसका अलग से अपना, सॉरी, मणिपुर का, तो मणिपुर का अलग से अपना खुद का क्या है, एक अलग उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से चौथा वाला आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर असत्य को देखना है तो पहला आपका कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला अदालतें जिले या तहसील के स्तर की होती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि अधीनस्थ न्यायालय जो होता है जिला अदालतें या तहसील के स्तर के होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है आपका कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है, तो यह गलत है। जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों का, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा कि असम का, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का मिलाकर, कई सारों का मिलाकर एक जगह पे गुवाहाटी था। तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और आपने पता है कि उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि देश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी अदालतों को मान्य होते हैं, यह बिल्कुल आपका सही है। और अगला कह रहा है कि संपूर्ण देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है, तो यह भी आपका सही है। तो पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो केवल दूसरा वाला असत्य है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकृत होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा असत्य है, तो दोनों के दोनों आपके कथन सत्य हैं। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी, कि न तो पहला गलत है न ही दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि अदालती सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होते हुए भी अत्यधिक धन व समय की बर्बादी के चलते यह आम आदमियों की पहुंच से काफ़ी दूर है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। आज के समय में ऐसा हमें देखने को मिलता है। और अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था की विकास साल 1980 के दशक में किया गया था, तो यह भी स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। तो जानते हैं यहाँ पर कि अदालती व्यवस्थाएं जो है कि बेसिक तौर पे अत्यधिक धन और समय की बर्बादी के कारण यह आम आदमियों की पहुंच से काफ़ी दूर है। हम आज के समय में इसको देखते हैं और बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था का विकास जो है 1980 के दशक में किया था। और जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जनहित याचिका, ठीक है, PN भगवती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके द्वारा ही बेसिक तौर पर यह सामने आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी यानी कि PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकारों को भी शामिल करने की मांग की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को जनहित याचिका माना जा सकता है, यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की बेसिक तौर पे एक अहम भूमिका आती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही। तो इस प्रकार से चारों के चारों स्टेटमेंट सही होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला आपका कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का दायरा अत्यंत व्यापक है, इसमें भोजन, स्वास्थ्य व आजीविका का भी अधिकार शामिल किया गया है। तो आपका दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन ऐसे ही कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। तो जानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे मजबूत न्यायपालिकाओं में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलसी बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिससे कि अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार के दायरों को अत्यंत व्यापक बना दिया गया। इसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे इस मामले को याद रखिएगा कि ओल्गा नाम था, ओल्गा टेलसी बनाम बम्बई नगर निगम और यह केस कब का था? 1985 का, और उसी में अनुच्छेद 21 को और व्यापक बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि ऐसे क्रियाओं मतलब फौजदारी कानून में ऐसे क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसको कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे कि चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। अगला है कि फौजदारी के अंतर्गत प्राथमिक फाइल होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है, ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है कि फौजदारी के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या जेल दोनों की सजा दी जा सकती है, तो यह भी आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, जैसे कि जमीनी मामले, किराए व तलाक संबंधी विवाद। तो जो कि बिल्कुल आपका सही है कि बेसिक तौर पे दीवानी में हम जमीनी मामलों को देखते हैं। और अगला कह रहा है कि इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक किराएदार को मकान खाली कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वह मकान मालिक के खिलाफ कौन सा मुकदमा दायर करेगा? दीवानी दायर करेगा, फौजदारी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिक तौर पे इस कंडीशन में ठीक है वह दीवानी मुकदमा दायर करता है कि, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला है कि कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों को परेशान करने पर कौन सा मुकदमा दायर होगा? तो यहाँ पर बेसिक तौर पे मारपीट का जहाँ पे मामला होता है, जमीन का अगर मुकदमा होता है तो वहाँ पर दीवानी होता है। मारपीट जैसी कोई चीज़ें अगर आती हैं तो वहाँ पर फौजदारी जैसी चीज़ें, आपका फौजदारी मुकदमा होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार का गारंटी देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है तीसरा है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। बात करते हैं आर्टिकल 21 के की, तो इसमें बेसिक तौर पे बात किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में बेसिक तौर पे न्यूनतम वेतन कानून भी है कि एक न्यूनतम वेतन कानून जिससे कि उनका गुजारा हो सके, तो ये भी आपके सामाजिक न्याय से आता है। दूसरा है कार्यस्थल पर सुरक्षा का इंतजाम, सिक्योरिटी की बात होती है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम अगर काम कर रहे हैं तो अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो उससे बचने के लिए भी, तो ये भी आपका सामाजिक न्याय में आता है। चीज़ों की गुणवत्ता मानक निर्धारण, तो हम जिस सामान को खरीद रहे हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए भी यह सामाजिक न्याय में आ जाता है। अगला है कि कीमत नियंत्रण कानून, ये भी आपके सामाजिक न्याय में आ जाता है। अगला है प्रदूषण मानक स्थापित करना, ये भी आपके सामाजिक न्याय में आ जाता है। और बाल मजदूरी को रोकने संबंधी कानून भी सामाजिक न्याय में आता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि सभी के सभी जो होते हैं कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सभी ने पता है कि भोपाल गैस त्रासदी में ठीक है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, और यह घटना कब की थी? 2 दिसंबर की रात थी, साल 1984 का था। ठीक है, साल 1984 था। और यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी में से भी इसे एक माना जाता है
एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और यह अमेरिका की कंपनी थी और इसके सुरक्षा इंतजामों को जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी। और इस त्रासदी में से एक दिन में मतलब कि कम से कम 8,000 से ज़्यादा लोगों को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और आज भी इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि वह कंपनी कहाँ की थी, तो अमेरिका की थी। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, और MIC इसका शॉर्ट नाम आता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, ठीक है, इसका रिसाव हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कह रहा है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बधुआ मजदूर के तौर पर काम करवाने को मजबूर नहीं किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या बेसिक तौर पे आपका आर्टिकल 23 में किया गया है भारतीय संविधान के। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को कारखाने या खदान या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर के लिए नहीं रखा जाएगा। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना व बधुआ मजदूरों के खिलाफ जो है उसके लिए कानून बनाया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 23 के माध्यम से बालाश्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। अतः 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खादान या किसी भी खतरनाक काम में संलग्न नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा होने पर उन्हें आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये था आपके कक्षा 8 के संविधान पर आधारित क्वेश्चन आंसर सीरीज। और इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा, चौथा वीडियो, इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा वो अंतिम वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अर्थशास्त्र को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।